वो गहरी सांसें भरते हुए अपने सीने पर हाथ रख देता है और खुद को रिलैक्स करने के बाद वो कहता है, मैं वो सब भूल नहीं सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वही रेलिंग से टिक बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ विहान अपने रूम में कपड़े बदलने के बाद अपने परिवार के तस्वीर को देखते हुए कहता है, मॉम डैड आप सब मुझे छोड़ दिए और नैना दी मैंने आपको अपने मॉम डैड के जाने के बाद फैमिली माना था पर आप भी चली गई मुझे छोड़कर अब मेरे पास सिर्फ मेरे दोस्त है पर आज। इतना कहने के बाद वो बेड पर लेट जाता है तस्वीर को लिए ही और आगे कहता है, अपने दोस्तों के अलावा भी मुझे किसी के साथ टाइम एक्सपेंड कर ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं उसे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। आज से पहले ये एहसास किसी लड़की के साथ डेट करके नहीं मिला है, पर ये गलत होगा इसलिए मैं अपने जज्बातों को बढ़ने नहीं देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो तस्वीर को साइड में रख वैसे ही अपने आंखों को बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ जय बेड पर बैठा था और आदित्य फोन में विक्रांत से बात कर रहा था। सॉरी विक्रांत मैं आ नहीं पाया। वही विक्रांत जो टॉवल में बेड पर बैठा आदित्य के बात को सुन कहता है, इट्स ओके। फिर दोनों कुछ काम की बातें करने लगते हैं तभी एक लड़की ग्लास में वाइन डाल विक्रांत के पास आती है तो विक्रांत उसके हाथ से वाइन ले पीने लगता है। फिर आदित्य लड़की के आवाज को सुन कहता है, एंजॉय करो मैं कॉल रखता हूँ। ये सुन विक्रांत कहता है, दिस इज नॉट एंजॉयमेंट आदित्य, आई एम जस्ट फुलफिलिंग माई डिजायर। इतना कहने के बाद विक्रांत कॉल कट कर देता है तो आदित्य अपने फोन को बेड पर फेंक देता है जिससे जय उसे अपने घबराए नजर से देखता है। वही आदित्य उसके पास जा अपने हाथ से उसके जाने का रास्ता ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में हमेशा घबराहट क्यों रहता है। आदित्य के इस सवाल पर जय अपने नजरों को इधर उधर मटकाने लगता है तो आदित्य उससे दूर को बेड के दूसरे साइड बैठ कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत ड्रिंक खत्म कर टेबल पर रख देता है तो लड़की उसके करीब जा अपने होंठों को उसके होंठों पर रखने को थी पर तभी दोनों के होंठों के बीच अपने हाथ को रख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, डिडंट एनीवन टेल यू आई डोंट लाइक एनीवन किसिंग मी ऑन द लिप्स। विक्रांत के कोल्ड आवाज को सुन लड़की घबरा गई थी और वो झट से कहती है, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था, पर मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। लड़की की बातों को सुन फ्रस्ट्रेट हो अपने आगे आए बाल को पीछे कर अपने शरीर को पीछे बेड पर टिका देता है और कॉर्डली कहता है, कंटिन्यू। ये सुन लड़की अपने होंठों को उसके सीने के पास के जा उसके पूरे जिस्म को धीरे धीरे कर किस करने लगती है। वही दूसरी तरफ अनाया फाइनली मान जाती है तभी अनुराग आता है। अपने डैड को देख अनाया वहां से जाने लगती है तो मोक्ष भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर भी अनुराग इग्नोर कर जाने को होता है पर सनाया उसके पीछे जाते हुए कहती है, आपको अनाया से बात करना चाहिए। ये सुन अनुराग अपने कड़क आवाज में ही कहता है, और ये बताने वाली तुम होती कौन हो। अनुराग के इस बात को सुन सनाया कहती है, आज नहीं हूं पर कल जरूर बन जाऊंगी। अपने बात को कहने के बाद वहां से जाने लगती है तो अनुराग उसे देखने लगता है पर तभी सनाया रुक उसके तरफ भाग उसके गाल पर किस कर देती है। फिर अनुराग चिल्लाए इससे पहले ही वो भागते हुए जाने लगती है। वही सनाया के हरकत पर अनुराग को बहुत गुस्सा आता है पर फिर वो कुछ कर तो सकता नहीं था तो वो अपने रूम चला जाता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध को थोड़ा ठीक लगता है तो वो भी अपने रूम के अंदर जाता है। फिर बेड पर बैठ अपना ध्यान अपने काम पर लगाने लगता है और धीरे धीरे ये रात खत्म होने लगता है और पूरी रात अनिरुद्ध सिस्टम पर ही बैठा रहा था। जब वो देखता है सुबह के 6 बज गए हैं तो वो अपने लैपटॉप को बंद कर बेड पर लेट जाता है और उसकी आंखें लग जाती है। करीबन 1.5 घंटे के बाद मोक्ष बाहर आता है। बाकी के लोग भी आ चुके थे। अनुराग अभी ही बिना नाश्ता किए कहीं जा रहा था तो सनाया भागते हुए उसके पास जा कहती है, ये बॉक्स अपने साथ ले जाए, मैं नाश्ता पैक कर दी हूँ। पर अनुराग इग्नोर कर चला जाता है और सनाया डब्बा पकड़ खड़ी रहती है तो मोक्ष उसके पास आ कहता है, कोई बात नहीं, आप भी ये बॉक्स लेकर डैड के पास जाइए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुन सनाया कहती है, ओके। फिर वो जाने लगती है। वही अनाया भी स्कूल के लिए रेडी हो नाश्ता भी कर चुकी थी। फिर मोक्ष के पास जा कहती है, भैया चाचू अभी तक नीचे क्यों नहीं आए हैं, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन मोक्ष कहता है, तुम स्कूल जाओ, मैं अंकल को देखता हूँ।
तो अनाया ओके कहती है, फिर स्कूल जाने लगती है। वही मोक्ष अनिरुद्ध के रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो पहले नॉक करने का सोचता है, पर फिर दरवाजा हल्का पुश करता है। दरवाजा बस भिटकाया हुआ था तो दरवाजा खुल जाता है। फिर मोक्ष रूम के अंदर अपने धीमे कदमों के साथ अंदर अनिरुद्ध के पास जा अपने हाथ को डरते हुए बड़ा उसके सिर पर रखता है। अनिरुद्ध को फीवर नहीं था, ये देख उसे रिलैक्स फील होता है। तभी उसका नजर अनिरुद्ध के अट्रैक्टिव चेहरे पर जाता है। वही अनिरुद्ध अपने आंखों को खोल लेता है तो मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो झट से अपने हाथ को पीछे कर खुद भी पीछे होता है और हड़बड़ाहट के कारण जमीन पर गिर जाता है। तो अनिरुद्ध उठकर बैठ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, स्टूपिड। ये सुन मोक्ष झट से उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ बेड पर खींच लेता है और उसके ऊपर आ उसके आंखों में देखने लगता है। तो मोक्ष भी अनिरुद्ध के आंखों में हैरानी से हुई बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम मुझे किस करने आए थे? ये सुन झट से अपने सिर को ना में हिलाते हुए मोक्ष कहता है, मैं लड़का हूँ और आप वैसे भी मेरे अंकल हो, मैं किस करने का कैसे सोच सकता हूँ? वो तो। मोक्ष इतना कहा ही था कि तभी अनिरुद्ध उसके होंठों पर अपने होंठ टिका देता है तो मोक्ष की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वही अनिरुद्ध उसके होंठों को किस कर उससे दूर हो अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कुछ उल्टा मत सोचना, आज शाम 6 बजे मुझे डेट पर जाना है तो बस प्रैक्टिस कर रहा था। किसका? पहले तो मोक्ष अचानक से किए किससे हैरान था, पर अनिरुद्ध के बातों को सुन उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उठ सामने रखे तकिए को उठा जोर से अनिरुद्ध के तरफ फेंक कहता है, जाक। इतना कहने के बाद वो भागते हुए जाने लगता है। फिर बाहर आने के बाद अपने होंठों पर हाथ रख मोक्ष डरते हुए खुद में कहता है, मैं जर्क कैसे बोल सकता हूँ, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, पर जो वो मेरे साथ किए वो भी गलत था। अपने आप में इतना कहने के बाद अपने रूम में वो भाग गया। वही अनिरुद्ध बाथरूम जा सावर ऑन कर अपने हाथ दीवार पर रख सावर के नीचे खड़े हो जाता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष कॉलेज जाने के लिए रेडी होते हुए भी शीशे के पास खड़े हो अपने होंठों को ही देख रहा होता है। फिर अपने सिर को हिलाता हुए कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब बस वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं सीरियसली नहीं ले सकता हूँ। वैसे भी वो आज शाम 6 बजे डेट पर जा रहे हैं, पर डेट पर वो कहाँ जा रहे हैं? खुद में बातें करते हुए वो रेडी हो जाता है। फिर अपने रूम से बाहर निकल अनिरुद्ध को अब तक अपने रूम में देखता है तो भागते हुए जाने लगता है। वही अनिरुद्ध भी अपने रूम से निकल भागते हुए उसे जाता देख लेता है। फिर नीचे ना जा रेलिंग के पास खड़ा हो जाता है। वही मोक्ष नीचे जा ठूस ठूस कर नाश्ता करने लगता है तो अनिरुद्ध ऊपर से ही उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है और बस देखने लगता है। वही मोक्ष नाश्ता कर अपना बैग उठा जाने लगता है। करीबन आधे घंटे के बाद मोक्ष कॉलेज पहुंच चुका था और अपने क्लास में जा उदास हो बैठा था। तभी रचना उसके उदास चेहरे को देख सवाल करती है, क्या हुआ मोक्ष? रचना के सवाल पर मोक्ष कहता है, आज वो 6 बजे डेट पर जा रहे हैं। इतना कहने के बाद वो रोंदू सा मुंह बना लेता है। वही रचना उसके रोंदू मुंह को देख कहती है, यार मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन मोक्ष एक्साइटेड हो झट से कहता है, क्या? तो रचना उसे बताने लगती है। तभी जय भी आ जाता है और उनके प्लान में शामिल हो जाता है। वही दूसरी तरफ स्कूल में टीचर जैसे ही क्लास से बाहर जाते हैं अनाया की फ्रेंड्स कहती है, यार हम कहीं आज चले। ये सुन अनाया कहती है, तो तुझे कल ही कहना चाहिए था, मैं अंकल से पूछ लेती। अनाया की इस बात पर उसकी दोस्त कहती है, उफ यार, तेरे अंकल के आने से पहले तू घूमकर घर भी चली जाएगी। ये सुन अनाया सोच रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसके हाथ को पकड़ कहती है, यार ये सब रणविजय का प्लान है, और तुम तो जानती हो ना मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, और अगर तुम ना कर देगी तो रणविजय नहीं जाएगा। अपनी दोस्त का बात सुन अनाया कहती है, यार तुझे बुरा नहीं लगता है? अनाया के इस सवाल पर उसकी दोस्त कहती है, बुरा क्यों लगेगा जब मुझे पता है कि तू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है तो। अपनी दोस्त के बातों को सुन अनाया कहती है, ओके मैं चलूंगी। ये तो अनाया कह दी थी, पर उसे डर बहुत लग रहा था कहीं उसके अंकल को पता ना चल जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। दोपहर का वक्त हो चुका था।
स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी थी। फिर अपने स्कूल ड्रेस में ही अनाया और उसके दोस्त घूमने जाने को थे, पर अनाया पहले अपने ड्राइवर अंकल के पास जा कहती है, अंकल मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है अपने दोस्तों के साथ, तो आप चले जाएं, मैं अपनी दोस्त के मेंशन जा रही हूँ। ये सुन ड्राइवर कुछ कहता कि तभी अनाया की दोस्त आ कहती है, मैं अनाया को अच्छे से मेंशन ड्रॉप कर दूंगी। ये सुन ड्राइवर कहता है, मैं सर को कॉल कर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। ये सुन अनाया अपनी दोस्त को देखती है, वही ड्राइवर कॉल कर देता है तो अनाया अपनी दोस्त का हाथ पकड़ लेती है। वही अनाया की दोस्त उसके कान के पास जा कहती है, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। वही ड्राइवर का कॉल अनिरुद्ध उठा कहता है, हाँ। तभी ड्राइवर झट से कहता है, छोटी मैम आपसे बात करना चाहती है। इतना कहने का बाद वो कॉल अनाया के तरफ कर देता है तो अनाया की दोस्त फोन ले अपने कान से लगा कहती है, हेलो अंकल, मैं अनाया की दोस्त। ये सुन अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, हाँ बोलो। तभी वो कहती है, अंकल वो हम सब मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो उसका ही हमें डिस्कशन करना है। तो सभी मेरे मेंशन जा रहे हैं, तो मैं अनाया को भी मैं साथ ले जाऊं। ये सुन अनिरुद्ध जो काम कर रहा था वो काम करते हुए कहता है, ओके, पर उसे 6 या 7 बजे तक मेंशन पहुंचा देना। ये सुन अनाया की दोस्त झट से कह देती है, ओके अंकल। फिर कॉल कट हो जाता है और अनाया की दोस्त ड्राइवर को फोन बढ़ा देती है तो वो फोन ले लेता है। फिर अनाया की दोस्त उसे अपने साथ ले जाने लगती है। ग्रुप में कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं, उनके पास दोनों जाते हैं। तभी रणविजय अनाया के तरफ देखता है, पर अनाया उसके तरफ देखती भी नहीं है। तभी रणविजय कहता है, मैं, पीयूष, अनाया और मानवी साथ चलते हैं। ये सुन मानवी तो बहुत खुश थी, वही अनाया मानवी की खुशी के लिए कुछ नहीं कहती है। फिर सभी कार के अंदर जा बैठ जाते हैं और स्कूल से निकल जाते हैं। कुछ ही वक्त में कार बड़े से मॉल के पास जा रुकता है। मॉल को देख अनाया को याद आता है, ये तो वही मॉल है जहां जाने की वजह से उसके अंकल बहुत गुस्सा किए थे। अनाया झट से कहती है, हम कहीं और चलते हैं। इस बात पर पीयूष कहता है, अनाया यहाँ का गेम जॉन कमाल का है। इस पर अनाया कुछ कहती कि तभी मानवी कहती है, यार चल ना, वैसे भी तुम्हें गेम्स बहुत पसंद है, इसलिए ही हम यहाँ आने का डिसाइड किए हैं। ये सुन अनाया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो कार से उतर जाती है और सभी के साथ जाने लगती है, साथ ही सोच भी रही है। तभी सब एंट्रेंस गेट पर आ जाते हैं। तभी अनाया कहती है, रुक जाओ सब। सभी रुक जाते हैं। वही विक्रांत किसी काम से अपने मॉल में आया था। तभी अनाया के रुकने कहने से उसके आवाज को सुन विक्रांत भी उसके पीछे ही था, वो रुक जाता है। वही अनाया चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ का फूड कोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यहाँ का खाना तो बहुत बेकार है। ये सुन सभी पीछे खड़े विक्रांत को ही देख रहे होते हैं। वही अनाया आगे कहती है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, कहीं और चलते हैं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज अनाया के कान में पड़ता है, अच्छा यहाँ का डिश बेकार है, लगता है तुम अच्छे से टेस्ट नहीं की हो। विक्रांत के बात को सुन अनाया डरते हुए पीछे मुड़ अपने घबराए नजर से उसे देख कुछ कहना चाहती थी। तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ कहता है, मैं तुम्हें यहाँ का बेस्ट डिश टेस्ट करवाता हूँ, तुम सब भी आओ। इतना कहने के बाद उसके हाथ को पकड़े विक्रांत उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही अनाया कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर विक्रांत कुछ ना कह बस अपने साथ ले जाने लगता है। वही पूरा मॉल ये नज़ारा देख रहा था। वही मॉल का मैनेजर भी आ जाता है और मॉल के ओनर को ऐसे किसी स्कूल लड़की को अपने साथ ले जाता देख बस वो भी जाने लगता है हैरानी से। वही फूड कोर्ट के पास आने के बाद वो अपने दूसरे हाथ से अनाया के लिए चेयर पुश कर कहता है, बैठ जाओ। उसे इतना कह बाकियों को भी कहता है, तुम सब भी बैठ जाओ। वही सब बैठ जाते हैं, पर अनाया अब भी खड़ी थी तो अपने डार्क नजरों से विक्रांत उसके बगल वाले चेयर पर बैठ उसे देखता है तो ना चाहते हुए भी वो बैठ जाती है। वही वहां का मैनेजर आता है, साथ ही स्टाफ भी दोनों ग्रिड करते हैं तो विक्रांत ये इग्नोर करते हुए वो अपने कठोर आवाज में कहता है, यहाँ का बेस्ट डिशेस सभी के लिए लेकर आओ। ये सुन ओके कह स्टाफ चला जाता है। वही मैनेजर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। कुछ ही वक्त में डिश वेट्रेस ले आ जाती है, फिर सबको सर्व करने लगती है।
सर्व करने के बाद वो जाने लगती है वही अनाया से खाया नहीं जा रहा था, वो तो बस अपने अंकल के बारे में ही सोच रही थी। उसे ना खाता देख विक्रांत कहता है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? विक्रांत के सवाल पर अपने सोच से बाहर आ अनाया उसके तरफ देखती है, फिर नर्वस होते हुए कहती है, मैं हैंड वॉश कराती हूँ। इतना कहने के बाद वो हड़बड़ा कर खड़ी होती है, फिर जैसे कदम बढ़ाती है चेयर से उलझ वो चेयर के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। तो सभी अपना खाना छोड़ उसे देखते हैं, वही रणविजय, मानवी और विक्रांत तीनों खड़े हो जाते हैं, पर विक्रांत सामने था इसलिए झट से वो अनाया के करीब जा सवाल करता है, तुम ठीक हो? अनाया को बहुत दर्द हो रहा था, अभी वो घर पर होती तो पूरा घर दर्द के मारे सिर पर उठा लेती, पर अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, तो बस अपने चेहरे पर झूठी हंसी ला झट से कहती है, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ी होने लगती है, पर उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता है, तभी विक्रांत कहता है, जब ठीक नहीं हो तो नहीं कहना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अनाया को गोद में उठा लेता है, तो अनाया हैरान रहती है, वो अपने बड़े बड़े आंखों से विक्रांत की तरफ देखने लगती है। वही उसे अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाते हुए ही मैनेजर की तरफ बस देखता है कि वो समझ जाता है, वही सभी हैरानी से विक्रांत को देख रहे थे। और विक्रांत किसी पर ध्यान ना दे उसे मॉल के एक बड़े से केबिन के अंदर ले गया होता है, जिसे वो अपने लिए बनवाया था मॉल में। वहां ले जाने के बाद उसे सोफे पर बैठा कहता है, डॉक्टर आते होंगे। ये सुन अनाया झट से विक्रांत का हाथ पकड़ कहती है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वही मैनेजर आ जाता है तो उसके हाथ से बॉक्स ले अनाया के तरफ देखता है, फिर मैनेजर से कहता है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सुन अनाया खुश हो जाती है, वही मैनेजर को जाना का इशारा कर विक्रांत अनाया के बगल में बैठ उससे कहता है, अपने पैर ऊपर करो। तो अनाया ना में सिर हिलाती है, तो विक्रांत कहता है, ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये सुन अनाया झट से अपने पैर ऊपर कर अपने ऊपर होते स्कर्ट को पकड़ लेती है, तभी विक्रांत उसके पैर से जूता निकाल उसके पैर को देखने लगता है। अनाया के पैर मुड़ने की वजह से स्वेलिंग हो जाता है। ये देख विक्रांत उसके पैर को पकड़ हल्का मोड़ देता है, तो अनाया चुप पड़ती है और उसके स्कर्ट से भी हाथ हट जाता है, तो विक्रांत को नजर उस एरिया पर जाती है, फिर वो उसके पैर छू कहता है, अपने पैर नीचे कर लो। ये सुन अनाया अपने आंखों को खोल जब अपने आप को देखती है तो झट से अपने पैर नीचे कर लेती है, तभी विक्रांत रुई में डिटोल डाल कहता है, अपना हाथ दो। पैर के साथ साथ अनाया को अपने हाथ में भी चोट लगा था। विक्रांत उसके चोट पर दवा लगाने लगता है, तो अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है, तो विक्रांत की नजर अनाया के चेहरे पर पड़ता है और उसके आंखों से आंसू बहता देख वो दवा लगाते हुए फूंकने लगता है। तभी अनाया अपने आंखों को खोल देती है। वही दूसरी तरफ तीनों तो प्लान बना चुके थे, इसलिए जय आदित्य को दोनों से दूर होकर कॉल करता है, तो आदित्य जो अपना काम कर रहा होता है वो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ। आदित्य की आवाज को सुन जय झट से कहता है, मुझे अपने दोस्तों के साथ कुछ काम है, तो क्या मैं रात में सीधे मेंशन आ जाऊं? मैं अपने कपड़े लेकर आया हूँ, अपने घर जाकर चेंज कर जल्द ही आ जाऊंगा। ये सुन आदित्य सवाल करता है, कौन दोस्त? आदित्य के सवाल पर जय कहता है, मोक्ष और रचना। मोक्ष ये नाम सुन आदित्य कहता है, मोक्ष तुम्हारा दोस्त है? तो जय हाँ कहता, तभी आदित्य कहता है, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे कॉल कर अपना लोकेशन बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये सुन जय ओके कह देता है, वही आदित्य कॉल कट कर अपने आप में कहता है, कॉलेज की दोस्ती सिर्फ कॉलेज तक रहती है, एक दिन इसे भी पता चल जाएगा। वही दूसरी तरफ विक्रांत अनाया के गाल पर भी गिरने की वजह से हल्का रेडनेस देखता है, तो वो उसके करीब जा उसके गाल में भी दवा लगाने को था, वही अब हो गया तो मैं जा रही हूँ, ये कहने के लिए अपना मुंह मोड़ देती है और एक्सीडेंटली दोनों के होंठ मिल जाते हैं। तो अनाया झट से पीछे होती है और खड़ी होने को थी, पर अब भी उसके पैर में दर्द था, वो वापस बैठ जाती है। वही विक्रांत आज तक किसी को अपने लिप्स टच करने नहीं दिया था, कोई ऐसा करती तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर अभी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि इस एक्सीडेंटल किस से बहुत हैरान था। पर फिर वो अपने आप को हैरानी से बाहर निकाल कहता है, ज्यादा मत रिएक्ट करो, ये बस एक्सीडेंटली हुआ है।
इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है। वही अनाया कहती है, हाँ मैं नहीं सोच रही हूँ। तभी विक्रांत उसके तरफ देखता है तो वो अपने चेहरे को फेर कहती है, मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो खड़ी होने को थी पर हो नहीं पाती है तो विक्रांत उसे अपने गोद में उठा कहता है, मैं छोड़ देता हूँ। पर अनाया कहती है, नहीं नहीं, अंकल के आप दुश्मन हो। अंकल को पता चला तो वो मुझे अपने बॉडीगार्ड्स के निगरानी में रखना चालू कर देंगे। ये सुन विक्रांत कहता है, उसे पता नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद उसे अपने गोद में उठाए अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ ले जा रहा होता है। तभी अनाया अपने मन में कहती है, अभी अभी अनाया का किस उनके दुश्मन से हुआ है और दुश्मन तो ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनाया खुद में ये सोच रही होती है। वही दूसरी तरफ मोक्ष विहान को कॉल करता है तो विहान कॉल उठा कहता है, हेलो मोक्ष। तभी मोक्ष हिचकिचाते हुए कहता है, आपको पता है कि अंकल डेट पर कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष के सवाल पर विहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर विहान उसे बता देता है तो ढेर सारा थैंक यू कहने के बाद मोक्ष बाय बोल कॉल कट कर देता है। वही विहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और खुद में कहता है, अनिरुद्ध तुम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते हो शादी करने के लिए। इतना कहने के बाद वो वापस अपना काम करने लगता है। वही वो तीनों कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और एक शॉप चले जाते हैं जहां से वो तीनों मास्क और हुडी एक जैसे कलर और डिजाइन का ले लेते हैं। वही दूसरी तरफ विक्रांत के साथ अनाया बैठी होती है, पर वो बहुत घबराई हुई थी। वही अनाया को घबराया हुआ देख विक्रांत उसे अपने कोल्ड नजर से देख कहता है, इतना क्यों घबरा रही हो? विक्रांत के सवाल पर अपना रोंदू सा मुंह बना अनाया कहती है, अगर चाचू को कुछ पता चला तो आपको नहीं पता क्या बवाल होगा। चाचू डेविल चाचू बन जाते हैं। इतना कह रोने लगती है। वही विक्रांत को अनिरुद्ध का बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था पर फिर भी वो उसके सिर पर हाथ रख कहता है, कुछ नहीं होगा। ये सुन अनाया को अच्छा लगता है, साथ ही विक्रांत का हाथ भी फेरना। फिर विक्रांत अपने हाथ को उसके सिर से हटा देता है। तभी अनाया सवाल करती है, वैसे आप चाचू एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो? अनाया के सवाल पर विक्रांत की आंखें डार्क हो जाती है। वही अनाया विक्रांत के तरफ देखती है। विक्रांत की डार्क आंखों को देख अनाया घबरा जाती है। फिर झट से कहती है, मैं नहीं पूछ रही हूँ। इतना कहने के बाद अपने चेहरे को मोड़ शांति से बैठ जाती है। वही विक्रांत अपने आंखों को बंद कर अपने आप को शांत करते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस लड़की पर गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। शांत विक्रांत। अपने आप को शांत करने के बाद वो अपने फोन को निकाल सनाया को कॉल कर देता है तो सनाया जो अनुराग के केबिन में कब्जा जमा कर बैठी थी और अनुराग उससे परेशान हो गया था, उसका फोन बजता है तो वो अपने फोन को निकाल विक्रांत का कॉल आता देखती है तो कॉल उठा अनुराग से दूर जा कहती है, हेलो। तभी विक्रांत कहता है, अनिरुद्ध के मेंशन के सामने जो पार्क है, मैं वहां तुम्हारा वेट कर रहा हूँ सनाया। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। वही सनाया नाम सुन अनाया विक्रांत के तरफ देख कहती है, आप सनाया आंटी को जानते हो? अनाया के इस सवाल पर विक्रांत कहता है, हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। ये सुन अनाया झट से कहती है, ओ तो आप चाचू और विहान चाचू के भी दोस्त होंगे बचपन में। इतना कह चिल्ला कर कहती है, मुझे याद आया, मैं चाचू, विहान चाचू और सनाया आंटी के बचपन के एल्बम में दो और बच्चे को देखी थी। क्या उसमें से एक आप थे? अनाया के बातों को सुन विक्रांत उसके करीब जाता है तो अनाया को सांसें अटक जाती है और उसे वही एक्सीडेंटल किस याद आता है। तभी विक्रांत अपने कोल्ड आवाज में कहता है, चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारे अंकल को कॉल कर कह दूंगा तुम मेरे साथ हो और मेरे मॉल आई थी। ये सुन अनाया के चेहरे पर वापस घबराहट छा जाता है। वही सनाया अनुराग को बाय बोल निकल जाती है। दूसरी ओर विक्रांत अनाया को धमकाने के बाद उसे देखता है और तभी याद आता है, आखिरी बार विक्रांत अनिरुद्ध के मेंशन तब गया था जब अनाया 5 साल की थी। फिर विक्रांत को अपने ग्रेजुएशन के वक्त ही पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को हैंडल करना पड़ रहा था क्योंकि उसके डैड का तबीयत बिगड़ने लगा था तो विक्रांत बस अपने दोस्तों से कॉलेज में ही मिल पाता। फिर जब उसके डैड का तबीयत ठीक हो गया तो मास्टर्स के लिए वो और आदित्य फॉरेन चले गए। अनिरुद्ध मोक्ष और अनाया को छोड़कर जा रही सकता था, वही विहान भी इस वजह से नहीं जाता है। वैसे भी फैमिली के नाम पर नैना की बेटी ही थी और अपनी मुंह बोली बहन से वादा भी किया था अनिरुद्ध के साथ साथ वो भी अनाया
अनाया का पूरा ख्याल रखेगा। वहीं इंडिया आने के बाद कुछ वक्त तक दोस्ती बहुत गहरा रहा, पर फिर इन चारों के बीच महायुद्ध छिड़ गया और दो दो फ्रंट में डिवाइड हो गए। कुछ वक्त बीत जाते हैं और कार पार्क के पास आ रुक जाता है, तो अनाया कार से बाहर निकले को थी, तभी विक्रांत उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ खींच लेता है और कहता है, अपने टूटे पैर के साथ कहाँ जाने के लिए निकल पड़ी। इसका अनाया कुछ जवाब देती कि तभी सनाया अपने कार से निकल विक्रांत के कार के पास आ विंडो नॉक करती है, तो विक्रांत कार के विंडो को नीचे कर देता है। तभी अनाया को देख हैरानी से सनाया कहती है, अनाया तुम्हारे साथ क्यों है? इस सवाल का विक्रांत जवाब दे देता है, तो अनाया अपने हाथ जोड़ कहती है, चाचू को कुछ मत कहिएगा, मैं उनसे झूठ बोली थी कि प्रोजेक्ट के लिए अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। ये सुन सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, मुझे पता है अनिरुद्ध कितना खड़ूस है। इतना कहने के बाद कार का डोर खोल वो अनाया को सहारा दे कार से बाहर निकाल उसे अपने साथ अपने कार में ले जाती है। तभी विक्रांत अनाया के तरफ देखता है, फिर ड्राइवर की कार स्टार्ट करने को कह अनाया जब 4 साल की थी और विक्रांत किसी काम से अनिरुद्ध के मेंशन गया था, तभी अनाया खेलते हुए उसके पास आ गई और उसे मुस्कुराते हुए देख अपने मासूम आवाज में कही थी, अनाया को सोना है क्या, आप अपने गोद में सुलाओगे? ये सुन विक्रांत उसे अपने गोद में ले लिया था, फिर अपने गोद में ही बैठाए रखा जब तक वो सो नहीं गई थी, और जब अनाया सो गई तो इतनी प्यारी लग रही थी कि विक्रांत उसे गाल पर किस कर दिया था, फिर उसे रूम में जा सुला दिया था। अपने अतीत से बाहर आ अपने होंठों को छूता है, फिर सिगरेट का बॉक्स निकाल सिगरेट जला सिगरेट के कस लेने लगता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष, जय, रचना जय के घर आ गए होते हैं, फिर अपने लिए हुए कपड़े को पहन मिशन डेट फेल स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, शाम का वक्त हो चुका था। अनिरुद्ध अपने केबिन से बाहर निकल जाता है, फिर एलिवेटर में जा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा नीचे आ जाता है, फिर अपने कार के पास जाता है तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है, फिर अनिरुद्ध कार के अंदर जा बैठ जाता है। अनिरुद्ध के कार के अंदर बैठते ही ड्राइवर कार का डोर लॉक कर आगे जा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है तो अनिरुद्ध उसे लोकेशन बता देता है, फिर ड्राइवर उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। वही वो तीनों भी उस लोकेशन की तरफ निकल चुके थे। कुछ वक्त के बाद सभी बड़े से रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। तीनों ऑटो से आए हुए थे। तीनों देखते हैं अनिरुद्ध का ड्राइवर कार का डोर खोलता है और अनिरुद्ध अपने एक्सपेंसिव कार से बाहर निकल रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वही तीनों दूर से ये देख रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। वही अनिरुद्ध रेस्टोरेंट के अंदर जाते वक्त गार्ड से कुछ कह रहा होता है, तभी वहां मैनेजर आ जाता है तो वो उसके साथ अंदर जाने लगता है। वही वो तीनों सोच रहे होते हैं वो गार्ड से क्या बोल रहा होगा। तभी तीनों भी वहां पहुंच जाती है तो उन्हें देख गार्ड कहता है, ऐसे कपड़े पहनकर अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये सुन रचना कहती है, देखिए कपड़ा क्या पहनना है क्या नहीं वो हमारी मर्जी होती है, बाकी हम अपने मास्क को हटा चेहरा दिखा देते हैं। इतना कह वो अपने चेहरे को दिखा देती है, उसके साथ साथ दोनों भी अपने चेहरे को दिखा देते हैं तो उन्हें अंदर जाने का परमिशन मिल जाता है। वही अनिरुद्ध मैनेजर के साथ अंदर जाता है तो मेजर उसे वीआईपी केबिन के तरफ ले जाने वाला था, पर अनिरुद्ध कहता है, मुझे वीआईपी केबिन में नहीं बल्कि कोना में बैठना है। ये सुन मैनेजर ओके कहता है। फिर अनिरुद्ध के साथ कॉर्नर शीट में जा अनिरुद्ध बैठ जाता है। वही वो तीनों अंदर आते हैं, तभी तीनों की नजर अनिरुद्ध पर जाती है और तीनों उसके आगे वाला शीट ले लेते हैं। वही वो लड़की भी वहां आ जाती है, फिर वो अनिरुद्ध के पास जाने लगती है तो उसे देख मोक्ष कहता है, कितनी सुंदर है, अंकल को पक्का पसंद आ जाएगी। वही रचना उसके सिर पर मारती है और अपने धीमे आवाज में कहती है, शट अप। वही लड़की अनिरुद्ध के अपोजिट साइड बैठ जाती है और अपने प्यारे आवाज में कहती है, हेलो अनिरुद्ध, मेरा नाम आकांक्षी है। लड़की की आवाज सुन मोक्ष अपने धीमे आवाज में कहता है, कितना प्यारा बोलती है। इस पर जय कहता है, तुम भी बहुत प्यारा बोलते हो। ये सुन वो झट से जय का हाथ पकड़ अपने मासूम आंखों से उसे देखते हुए कहता है, सच्ची तो। जय अपने सिर को हाँ में हिला देता है, फिर तीनों कान लगाकर सुनने लगते हैं। अनिरुद्ध और अंशिका दोनों के पास वेटर आते हैं, फिर दोनों ही अपना ऑर्डर दे रहे होती है, तभी इन तीनों के पास भी वेटर आ कहता है, आप लोग अपना ऑर्डर दे दीजिए।
वेटर के इस बात पर तीनों बिना मेन्यू खोले और प्राइस जाने ऑर्डर करने के लिए वेटर को अपने हाथ से इशारा कर करीब बुलाते हैं। ये लोग पहले ही वेटर को अजीब लग रहा था, पर तीनों का उम्र अधिक नहीं लग रहा था, इसलिए वो तीनों के सामने जाते हैं तो रचना, मोक्ष, जय तीनों अपने धीमे आवाज में अपना ऑर्डर दे देता है, तो फिर ऑर्डर ले वो वेटर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त में अनिरुद्ध और आकांक्षी का मंगवाया ऑर्डर आ जाता है और डिश टेबल पर रख वेटर दोनों को सर्व कर देता है। वहीं उन तीनों का भी आ जाता है और वेटर सर्व कर चला जाता है। फिर तीनों खाते हुए सुनने लगते हैं। जब अनिरुद्ध कहता है तो कुछ तो मोक्ष खाना छोड़ उसके बातें सुनता है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं हस्बैंड मटेरियल नहीं हूँ, मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ और मुझे किसी भी तरीका का रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं। ना मैं कभी तुमसे पूछूंगा कहाँ गई हो, क्या कर रही हो, और ना मैं ये हक तुम्हें दूंगा कभी। ये सुन आकांक्षी कहती है, ओके, इसके अलावा कुछ और? तो अनिरुद्ध नहीं कहता है, तो फिर दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। वही वो तीनों भी। कुछ ही वक्त में वो दोनों का खाना खत्म हो जाता है। फिर वेटर आता है तो अनिरुद्ध बिल पे कर देता है। फिर दोनों खड़े हो जाने लगते हैं तो वो तीनों अपने चेहरे को झुका लेते हैं। तभी अंशिका और अनिरुद्ध दोनों का उन तीनों पर जाता है। फिर अंशिका कहती है, कितने वियर्ड है ये तीनों। वही अनिरुद्ध इस बात पर कोई रिएक्शन ना दे बस जाने लगते हैं। तीनों भी अपना खाना जल्दी से खत्म कर खड़े हो जाते हैं। तभी वेटर आ कहता है, आपका बिल। ये देख मोक्ष उसके हाथ से बिल लेता है और बिल देख अपने मन में कहता है, ओह सीट, मेरा पूरा पॉकेट मनी तो खत्म हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ 1000 रुपया है और बिल 6200 कैसे पे करूंगा मैं। उसे अपने ख्यालों में खोया देख रचना उसके हाथ से बिल ले कहती है, ये क्या है? क्या हमने सोना खाया था जो इतना एक्सपेंसिव है? वही जय भी देखता है और बिल देख कहता है, मेरे पास तो अभी सिर्फ 200 रुपए है। तीनों के रिएक्शन को देख वेटर गुस्से में कहता है, तुम तीनों के पास पैसे है भी कि नहीं? उसके गुस्से में पूछे गए सवाल को सुन तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी वेटर चिल्लाकर कहता है, जल्दी पैसे निकालो नहीं तो हम अभी पुलिस को बुलाएंगे। ये सुन मोक्ष कहता है, देते हैं हम पैसे, थोड़ा वेट करो। इतना कहने के बाद वो अपना फोन निकाल तो देता है, पर अनिरुद्ध को कॉल कर नहीं सकता था, इसलिए वो सनाया को कॉल करता है। पर सनाया अनाया के ख्याल रखने के लिए उसके साथ उसके रूम में थी और अपने फोन को पर्स के अंदर ही भूल रूम में रख दी थी। जब सनाया कॉल नहीं उठा रही थी तो रचना सवाल करती है, क्या हुआ मोक्ष? रचना के सवाल पर मोक्ष रोंदू सा शकल बना अपने धीमे आवाज में कहता है, सनाया आंटी कॉल नहीं उठा रही है और मेरे पास सिर्फ 1000 है। ये सुन रचना कहती है, मेरे पास तो बस 400 रुपए है, अगर तीनों अपना पैसा मिला भी ले तो हमारे पास बस 1600 होगा, अब हम क्या करेंगे? तभी वहां मैनेजर भी आ जाता है और वेटर से सवाल करता है, क्या हुआ? तो वेटर सब बता देता है। तभी वेटर तीनों को घूर कर देख कहता है और कहता है, जब औकात नहीं था तो आए क्यों थे? तुम्हें पता भी है ये रेस्टोरेंट मुंबई का टॉप रेस्टोरेंट है। मैनेजर के बातों को सुन मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, और तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? ये सुन मैनेजर कहता है, मुझे पता करने की जरूरत नहीं है, कोई फटीचा ही होगे। ये सुन मोक्ष को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कुछ कहता तभी जय कहता है, आप लोगों को पैसे चाहिए ना, बस 2 मिनट रुकिए। जय के बातों को सुन मोक्ष रचना उसे हैरानी से देखने लगते हैं और रचना उससे कहती है, 2 मिनट में तुम कर क्या लोगे? पर जय कहता है, बस मेरा इंतजार करो। इतना कहने के बाद वो अपना फोन निकाल आदित्य को कॉल कर दोनों से दूर जाता है तो मैनेजर भी उसके पीछे जाता है। ये देख जय को बहुत गुस्सा आता है, पर मैनेजर के सामने होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस मोक्ष और रचना के सामने ये नहीं बता सकता था कि वो किसके लिए क्या काम कर रहा है और क्यों मैं इतने बड़े बिजनेसमैन को कॉल किया हूँ या उसका नंबर मेरे पास क्यों है। वही आदित्य मीटिंग में था, पर स्क्रीन पर जय का नाम देखता है जो उसने किटन नाम से सेव किया था। उसे देख वो अपने हाथ के इशारे से सभी को शांत रहने का इशारा कर मीटिंग के बीच में ही कॉल उठा लेता है। क्या हुआ? इस सवाल पर जय कहता है, वो हम एक रेस्टोरेंट आए थे और हमारे पास पैसे खत्म हो गए, क्या कुछ पैसे आप उधार दे सकते हो? मैं
इससे आगे वो कुछ कहता कि आदित्य कह पड़ता है, रेस्टोरेंट के स्टाफ को फोन दो। ये सुन सामने खड़े मैनेजर के तरफ वो फोन बढ़ा देता है तो मैनेजर फोन ले लेता है और कहता है, हेलो। तो आदित्य का आवाज उसे सुनाई देता है, नंबर नोट करो और बिल के साथ अकाउंट सेंड करो। ये सुन वो अपने रुड आवाज में ही कहता है, ओके। ये सुन आदित्य के चेहरे पर कठोर भाव आ जाते हैं। फिर मैनेजर काउंटर के पास जाता है, उसके साथ जय भी वही वो दोनों खड़े हो सोच रहे होते हैं जय कर क्या रहा है। वही काउंटर के पास आने के बाद मैनेजर कहता है, जल्दी अपना नंबर बोलो, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है इन लोगों ने। ये सुन आदित्य गुस्से में सवाल करता है, हो कौन तुम जो मुझसे ऐसे बात करने का हिम्मत कर रहे हो। ये सवाल सुन बहुत एटीट्यूड के साथ कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ, तुम लोगों जैसा कोई फटीचर नहीं। ये सुन आदित्य के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और फिर वो कठोरता से अपना नंबर गुस्से में बताता है तो वो नंबर लिख जब देखता है ये नंबर है किसका तो उसके भाव ही बदल जाते हैं और वो झट से घबराए आवाज में कहता है, सर आप मुझे माफ। वो इससे आगे कुछ कहता कि तभी आदित्य अपने कठोर आवाज में कहता है, ये आखिरी दिन है तुम्हारा वहाँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर वो पैसे ट्रांसफर कर देता है और जिस रेस्टोरेंट का नाम आदित्य को शो कर रहा था उसे दिखाते हुए आदित्य अपने असिस्टेंट से कहता है, इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को अभी वहां से निकालने का ऑर्डर दो और हाँ उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलना चाहिए। ये सुन उसका असिस्टेंट यस सर कहता है। वही सभी आदित्य को हैरानी से देख रहे होते हैं और आदित्य अपने कोल्ड नजरों से सबको देख कोल्डली कहता है, स्टार्ट करो। तो वो मीटिंग तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। वही दूसरी तरफ मैनेजर जय के पैरों पर आ कहता है, प्लीज मेरा जॉब बचा लो, मुझे नहीं पता था तुम्हारा बैकग्राउंड इतना बड़ा है। तभी मोक्ष और रचना देख ना ले इसलिए वो कहता है, ओके आप मेरे दोनों दोस्तों से इस बारे में कुछ मत कहिएगा और उन दोनों से माफी मांग लीजिएगा तो मैं आदित्य से बात कर लूंगा। ये सुन मैनेजर एग्री हो जाता है। वही वो दोनों बाकी दोनों के पास जाते हैं। फिर जय को आता देख वो दोनों कुछ कहते कि तभी मैनेजर अपने हाथ जोड़ माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर। ये देख वेटर साथ ही मोक्ष और रचना दोनों हैरान थे। वही जय कहता है, हमें चलना चाहिए। तो दोनों हाँ कहते हैं। फिर तीनों बाहर जाने लगते हैं। वही रचना और मोक्ष दोनों ही जय को घूरने लगते हैं। वही जय अपने मन में कहता है, इन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए कौन कहा था, अब मैं दोनों से क्या कहूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहता है, वो मैं जहाँ काम कर रहा वहाँ मेरा एक दोस्त बना है, उसने ही हेल्प किया, साथ ही वो होटल मैनेजर को बहुत डांटा भी, इसलिए वो माफी मांगा। जय झूठ बोलता नहीं था इसलिए दोनों को उसका ये झूठ सच ही लगता है। तीनों फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। तभी मोक्ष कहता है, अब हम उन दोनों को कहाँ ढूंढे। मोक्ष के इस सवाल पर रचना कहती है, हमें सामने वाला पार्क चलना चाहिए। वो जो लड़की थी उसने कहा था हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा और टाइम साथ बिताना चाहिए। तो तुम्हारे अंकल बोले थे, ओके पार्क चलते हैं। दोनों का कन्वर्सेशन याद कर तीनों पार्क के लिए निकल जाते हैं। वही अनिरुद्ध पार्क में अंशिका के साथ बैठा था पर उसके नजरें इधर उधर दौड़ रही होती है। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।